जय हिंद मेरे प्यारे साथियों आज देखेंगे इतिहास का सामान्य परिचय। हम प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास, वो एक ही लेक्चर में पूरा ओवरव्यू दिया गया कि किस तरह एक दूसरे से रिलेट करें। प्राचीन काल को मध्यकालीन से, मध्यकालीन को आधुनिक भारत से किस तरह रिलेट करेंगे वो मैंने बता दिया है। वो आप जाके देख सकते हैं, इस चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है। अब ये क्या है, इतिहास के सामान्य परिचय में देखेंगे इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, इस देखिए, इतिहास कोई भी अतीत की घटनाओं का, एक अतीत की घटनाओं के बारे में जानना, अतीत की घटनाओं से आपको सीख लेना है तो आपको इतिहास जानना जरूरी है। इतिहास में इन चीज़ों को यही बताया जाता है कि इतिहास में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कैसे हो सकती हैं, मतलब अतीत की चीज़ें किस तरह वर्तमान में आती हैं और अतीत की घटनाओं से किस तरह हम सीख ले सकते हैं, ये इतिहास है। यानी इतिहास सबसे पहले देखिए हिस्टोरिया शब्द से निकला। ये क्या है, इतिहास एक मतलब इतिहास हिस्टोरी शब्द, हिस्टोरिका शब्द से निकला। ये एक यूनानी ग्रीक शब्द है हिस्टोरिया, इसी से बना है। और इसका अर्थ क्या है, हिस्टोरिका का शाब्दिक अर्थ है कि अन्वेषण यानी खोज करना, ज्ञान करना, नॉलेज। अभी इतिहास देखिए, इतिहास को अगर एक शब्द में कहना है, इतिहास का डिफिनेशन क्या है, तो इतिहास क्या है, इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद है। यानी अतीत और वर्तमान के बीच अनंत संवाद ही इतिहास होता है। यानी जान लीजिए, आज से 8,000 साल पहले मानव के बारे के भी, मतलब मानव के बारे में जानना है आपको, उनके विचारों को जानना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे कम्युनिकेशन, यानी एक संवाद कैसे स्थापित, संवाद उस समय के मानव से वो तो है नहीं, लेकिन संवाद स्थापित करने का जरिया क्या है कि आप वर्तमान और अतीत की घटनाओं के बीच में संवाद किसके माध्यम से, इतिहास ही है, उसके माध्यम से आप एक संवाद का जरिया बन सकते हैं कि उस समय का मानव कैसे रहता होगा, क्या खाता होगा, किस प्रकार रहन सहन होता होगा, उसका मतलब आपस में मिल के रहने की जो सामाजिक स्थिति वो किस प्रकार डेवलप हुई। इसको हम कैसे सीख पाएंगे, ये इतिहास से सीख पाएंगे। और इतिहास यही बताता है कि इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच एक अनंत संवाद स्थापित करता, उसी संवाद का एक क्या है, एक सागर है इतिहास। यानी उसी संवाद को आप जान पाएंगे इतिहास में क्या कैसी चीजें हुई, वो मैंने पहली वाली वीडियो में बता रखा है। तो उस प्रकार किस प्रकार से मानव, मतलब प्राचीन से लेकर के मानव मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तक का समरी क्या रहा है उसके जीवन का। अब ये देखिए, एक सामान्य परिचय में जानेंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहासकारों ने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन सा है, एक प्राग ऐतिहासिक काल है, फिर दूसरा आद ऐतिहासिक काल है, और तीसरा ऐतिहासिक काल है। तीसरा क्या है, ऐतिहासिक काल। यानी 3 कालखंडों में इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा के लिए, यानी हमें क्या है, अतीत और वर्तमान के संवाद को स्थापित करने के लिए हमारे इतिहासकारों ने इस अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब ये सबसे पहले आता है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, उस समय मानव का रहन सहन क्या था। तो देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल का मानव आदि मानव के समान था, मतलब वो पढ़ा लिखा नहीं था, लिपि का ज्ञान था नहीं था, यानी वो लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता नहीं मिलेगी, यानी अभाव मिलेगा। ये पढ़ा लिखा नहीं था तो लिखित साक्ष्य मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता है। जितना तक अभी प्रमाण, देखिए ये नहीं कि कोई उस समय का मानव होगा या पोथी पत्र में लिखा होगा हम जान लेंगे, ऐसा नहीं। केवल हम जमीन में गड़े उन पुरातात्विक साक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रागैतिहासिक काल के बारे में एक आइडिया लगा सकते हैं उस काल का मानव क्या है। तो जो भी खनन में मिला, पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उससे प्रमाण होता है कि उस काल का मानव ज्यादातर पत्थरों के इर्द गिर्द रहा, पत्थरों का औजार प्रयोग किया, पत्थरों की गुफाओं में रहा। इनका एक हथियार था, पत्थर ही जंगली जानवरों से बचने और उनका शिकार करके खाने में पत्थर इनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण था। इसीलिए पाषाण कालीन सभ्यता, ये पत्थरों का काल कहा गया। क्या पत्थरों का काल था, यानी पाषाण कालीन सभ्यता था, यानी पत्थरों का काल था, यानी पत्थरों का ही औजार बनाते थे। अब देखेंगे जितने खनन मिले हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, यानी जितने, इसीलिए पत्थरों की अधिकता के कारण इस काल को पाषाण काल कहा गया, यानी पाषाण कालीन सभ्यता कह दिया गया।
पाषाण कालीन में पत्थरों का ही औजार मिलेगा आपको, पत्थरों का भाला मिलेगा। जैसे जैसे पत्थर शुरुआत में जो मानव था वो अज्ञात काल से चलता आ रहा था, जो भी हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसमें देखेंगे बड़े बड़े पत्थरों का पहले मानव यूज करता था। धीरे धीरे जैसे उनको समझ विकसित होती गई, पत्थरों का आकार छोटा होता गया, और देखेंगे नवपाषाण काल आते आते पत्थरों के भाले, पत्थरों के फलक, पत्थरों की खुरचनी ऐसे बनाना मतलब बनाने लगेंगे। जंगली जानवरों को मारने में था, उनका शिकार करके मांस को खाने में उनको सहायता होती थी। तो ये आदिऐतिहासिक काल है, पुरातात्विक साक्ष्य पर ही निर्भरता है इस पे। अब आते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल क्या है? आदि ऐतिहासिक काल का मानव तो क्या था, लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, यानी पढ़ा लिखा था मानव, वापस में उनके लिपि का विकास हुई थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, सिंधु घाटी सभ्यता एक आदि ऐतिहासिक काल के समकालीन मतलब आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन वो किस प्रकार लिखते थे उस लिपि को अभी तक हम पढ़ने में कामयाबी हासिल नहीं की कर पाए। हमारे इतिहासकार जो हैं इस समय के सिंधु घाटी सभ्यता के लिखित साक्ष्यों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, यानी उनके साथ उनके लिखित साक्ष्यों को मतलब पढ़ नहीं पा रहे, वो अपठित हैं। लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भरता है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर क्या है निर्भरता है। यानी इतिहासकार जो भी आदि ऐतिहासिक काल, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, तो देखेंगे ईरान के मतलब ईरान की तरफ मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी का वो मिस्र की सभ्यता, नील नदी का वरदान कहा जाता है मिस्र की सभ्यता को। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, लेकिन उस समय की हमारी सिंधु घाटी सभ्यता उस समय की जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता से बहुत ही मतलब डेवलप थी, यानी नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ व्यापार करने का लोथल से प्रमाण भी मिला है, जो लोथल गुजरात में है। इसको आगे जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो डिटेल से इसका एनालिसिस किया जाएगा, अभी एक बस आइडिया जान लीजिए। तो पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भरता हो जाएगी आदि ऐतिहासिक काल में। अब आ जाएंगे, अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में किस तरह मतलब आर्य इसी में आ जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता आएगी। वैदिक सभ्यता में वैदिक सभ्यता को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा, एक हो जाएगा ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल हो जाएगा। उसमें देखेंगे किस प्रकार कर्म के आधार पर जो था जात वर्ण व्यवस्था उसको जात के आधार पर कर दिया जाएगा, यानी जन्म के आधार पर कर दिया जाएगा। जो कर्म के आधार पर होगा जन्म कर्म के आधार पर होगा उसे जन्म के आधार पर बना दिया जाएगा। इस कारण समाज में बहुत सारी बुराइयां आ जाएगी। उन बुराइयों को दूर करने के लिए जैन और बौद्ध धर्म आएंगे, जो समाज की बुराइयों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसी समय बौद्ध धर्म को विभिन्न राजाओं का संरक्षण मिल जाएगा। उसी तरह धीरे धीरे बौद्ध धर्म भारत में शुरू हुआ, लेकिन विदेशों तक फैल जाता है और बौद्ध धर्म अपना इंटरनेशनल धर्म इंटरनेशनलाइज हो जाता है वो धर्म। अब यहाँ देखिए, तो ये जान सकते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों का कितना बड़ा मतलब ये सबसे मजबूत जो होता है इतिहास को जानने का पुरातात्विक साक्ष्य होता है। आप जैसे ऐतिहासिक काल आ जाएंगे, ऐतिहासिक काल में आपको लिखित साक्ष्य मतलब पठित मिले लिखित साक्ष्य मिल जाएंगे। आपको लिखित साक्ष्य मिल जाएंगे, वो भी कौन सा मतलब पठित मिल जाएंगे, मतलब उसको पढ़ सकते हैं जो ऐतिहासिक काल में। जैसे मान लीजिए ऋग वैदिक काल आ जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो ऋग वैदिक काल आएगा, उत्तर वैदिक काल आएगा, उस काल को हम क्या कर पाएंगे पढ़ पाएंगे, मतलब जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। जैसे ऋग्वेद हो गया, मतलब 4 वेदों से हम जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। जैन धर्म बौद्ध धर्म आ जाएगा। जैसे 16 महाजन पदों का जिक्र मिलेगा आपको, 16 महाजन पदों के बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो जाता है, जिससे हम पढ़ के जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होगा। ये ऐतिहासिक काल जो होगा इसका लिखित साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य दोनों मिल जाएंगे और दोनों से जानकारियां प्राप्त होगी। तो इस कारण इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी, क्योंकि इसका लिखित साक्ष्य भी होगा। जैसे मान लीजिए ऋग वैदिक काल है, तो मतलब ऋग्वेद में बहुत सारे मंत्र बहुत है, जैसे गायत्री मंत्र का उच्चारण हो गया, वो किस में मिल जाएगा, ऋग्वेद में मिल जाएगा, ऋग्वेद से लिया गया। तो लिखित साक्ष्य जैसे वेद पुराणों का सहारा मिल जाएगा, उससे हमें डाटा ज़्यादा मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पुरातात्विक साक्ष्य भी होगा, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिल जाएंगे। तो ऐतिहासिक काल क्या होगा, धीरे धीरे देखेंगे ऐतिहासिक काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर आज तक आधुनिक भारत तक चलाएगा। तो उसका देखेंगे, जब इसको डिटेल में जाएंगे ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसका हर एक टॉपिक पे चर्चा किया जाएगा। अभी देख लीजिए बस ओवरव्यू इसका क्या है।
अब ये देखिए, ये तो हम पढ़ रहे थे कि मतलब किस तरह चेंजेज आया। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को क्या कहा गया? पाषाण कालीन सभ्यता, क्योंकि पत्थरों की अधिकता मिली, पत्थरों के इर्द गिर्द मानव का जीवन रहा, पत्थरों से ही जंगली जानवर का लोग शिकार करते थे। तो इस कारण क्या, पत्थरों की अधिकता के कारण इसे पाषाण कालीन सभ्यता कह दिया गया, प्रागैतिहासिक काल को। तो अब यह देखिए, ये क्या, पाषाण कालीन सभ्यता। अब ये देखिए, पढ़ सकते हैं, 3 कालों में विभाजन का आधार उपकरणों की भिन्नता, यानी उपकरणों की पत्थरों का आकार पाषाण काल में देखेंगे। ये पाषाण काल में पत्थरों का पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। देखिए, ये पूरा पाषाण काल है। पाषाण काल को 3 भागों में डिवाइड किया, तो पूरा पाषाण काल, फिर आपको ये है मध्य पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल, और ये आपका है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। तो जैसे जैसे मानव आगे की तरफ अपने समरी में बढ़ेगा जीवन के, उसी तरह डेवलप करता जाएगा, समझ मतलब विकसित, उसके दिमाग में मतलब बुद्धि विकसित, मतलब वो मतलब विकासशील के रास्ते पर पहुंचता जाएगा, उसके दिमाग में मतलब सोचने विचारने की क्षमता बढ़ती जाएगी। इसी कारण देखेंगे कि पूरा पाषाण काल का जो शिकार मतलब पत्थरों का आकार था बहुत बड़ा था, उठा करके जंगली जानवरों पर पटकता था। वो क्या होते थे वो, मतलब उनको मतलब इसी से शिकार करने का एक जरिया था, बड़े बड़े पत्थरों का आकार, बड़े पत्थरों को लेकर के जंगली जानवरों का शिकार करता था। जंगली जानवर से अपनी रक्षा कर रही हो तो ही बड़े पत्थरों से करता था। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे पूरा पाषाण काल हो जाएगा, मध्य पाषाण काल में पत्थरों का आकार छोटा हो जाएगा, फिर नव पाषाण काल आएगा तो देखेंगे पत्थरों का आकार नुकीला हो जाएगा, उसके उसके भाले, बर्छे और फलक, विभिन्न प्रकार के फलक बनाए जाने लगेंगे। तो इस तरह से मानव में बुद्धि, सोचने की क्षमता डेवलप होती जाएगी। अब ये देखिए, पूरा पाषाण काल का मानव क्या था? शिकार, उसके मतलब भोजन का एक जरिया था शिकार, शिकार करके संग्रह करता था, शिकार को खाता था, मतलब वो पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव था, यानी उसे अभी तक पशुपालन, कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव था। हालांकि ज्ञान, अग्नि के ज्ञान से परिचित थे, यानी अग्नि जंगल में लगी थी वो जानते थे, लेकिन ये नहीं जानते थे इसका प्रयोग ये क्या क्या होता है, मतलब इससे हमें क्या फायदा होगा अग्नि से। वो अग्नि का, जैसे मान लीजिए जंगल में आग लगी है, तो ये क्या करते थे, इसी का शिकार करने के लिए, मान लीजिए यहाँ जंगल में आग लगी है, तो इसी का शिकार करने के लिए चारों ओर से घेर कर अग्नि का ही शिकार करते थे, कि इसको मतलब इसको ही शिकार कर लो, पता नहीं क्या है, हो सकता है ये खाने वाली चीज है, जंगली जानवर है। हाँ, तो जब ये करीब आते थे आके तो जल जल जाते थे, फिर भागते थे, फिर शिकार करते थे। ये प्रक्रिया चलती रही धीरे धीरे। अग्नि से तो मतलब ये धीरे धीरे परिचय हुए कब, जब संक्रमण काल होता है, जैसे पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बीच में एक संक्रमण काल चलेगा, मतलब लगभग 500 1000 साल के बीच में। इसी समय में अग्नि से परिचित हो जाएंगे, और अग्नि से परिचित हो जाएंगे, जैसे मान लीजिए अग्नि लगी है, जंगल में आग लगी है, मान लीजिए आग लगी है, तो उसमें जंगली जानवर क्या होंगे, जल जाएंगे। तो जब जानवर नहीं मिलेंगे शिकार करने के लिए, तो जले हुए जानवरों को खाए जब इन्होंने, तो देखा और स्वादिष्ट है, तो जंगली जानवरों को भून के खाने लगे। हाँ, भून के खाने में उनको और मजा आने लगा। तो ऐसे धीरे धीरे ये सोचने समझने की, जैसे इनके क्षमता बढ़ती जाएगी, वैसे अपने रहन सहन में बदलाव लाते जाएंगे। अब इनके जो शिकार करने का औजार है वो भी बदलता जाएगा। अब देखिए, ये पूरा पाषाण काल को अध्ययन की सुविधा के लिए इसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये पहला क्या है, पूर्व पूरा पाषाण काल, यानी पूर्व पूरा पाषाण काल क्या है, जैसे इसके जो उपकरणों की विशेषताएं, क्रोड उपकरणों की विशेषताएं क्या है? हस्त कुठार, ये क्या होता था? पत्थरों का वैसा औजार जो हाथों से प्रयोग किया जाता था जंगली जानवरों को मारने के लिए, शिकार करने के लिए, अपने सेफ्टी करने के लिए, यानी इस पत्थरों का प्रयोग करते थे। खंडक क्या होता था? ये भी पत्थरों का बना एक विशेष प्रकार का औजार होता था, जिसे जंगली जानवरों के शिकार करने और अपनी रक्षा करने में प्रयोग करते थे। बिदारड़ी, बिदारड़ी भी एक क्या, पत्थरों का बना हुआ एक विशेष प्रकार का हथियार था। इसका भी उपयोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए किया करते थे। तो अब ये आ जाएगा मतलब पाषाण काल देख लिए, पूरा पाषाण काल, फिर आ जाएगा पूरा पाषाण काल को मध्य पाषाण काल, यानी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मध्य पाषाण काल क्या हो जाएगा? मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल का मानव जो होगा
वो फलक उपकरण का प्रयोग करेगा। ये फलक क्या होता है? ये भी फलक एक क्या होता है? ये पत्थरों का एक विशेष प्रकार का ये भी एक औजार होता है और इसका प्रयोग ये औजार किसका बना होता है? ये क्वार्टर क्वार्टरजाइट पत्थरों से निर्मित होता है, जो बहुत मजबूत पत्थर होता है। इसी इसी पत्थरों से निर्मित होता है। वह इसी से जंगली जानवरों का शिकार करते थे। अगर इनके ऊपर हमला होता तो उसके सेफ्टी के लिए इसको रखते थे। उसके बाद से अब आ जाएगा आप पूरा पाषाण काल में आगे चलेंगे तो उच्च पूरा पाषाण काल आएगा। उच्च पूरा पाषाण काल का मानव तक्षणी और खुरचनी का प्रयोग करता था। तक्षणी और खुरचनी क्या होता था? जैसे मान लीजिए जंगली जानवरों का, ये भी पत्थरों का बना हुआ था, जंगली जानवरों से शिकार करके लाया तो उसके मान लीजिए गर्त चूल्हों पर इसको भून दिया, तो मतलब इसको खाने के लिए साफ करना पड़ेगा मांस को, तो खुरचनी का इस्तेमाल इसीलिए करते होंगे। जंगली जानवरों को मार कर लाने के बाद उसको खुर के साफ करने और खाने के काम में लाते होंगे इसमें, क्योंकि उस समय अग्नि का खोज हुआ नहीं था। मध्य पाषाण काल पर आएंगे तो अग्नि से परिचित हो जाएगा मानव, तो वो मांसों को भून के खाने लगेगा। अब देखिए मध्य पाषाण काल, यानी पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। एक तब देख लिए कौन सा? पूरा पाषाण काल। अब आ जाएंगे अब क्या? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में देखिए पशुपालक को कृषि अग्नि से क्या था? अभाव था, मतलब उससे परिचित नहीं थे। और इसका खोज सबसे पहले किसने किया था? इस काल के संबंध में प्रथम हस्तकुठार 1863 ईस्वी में तमिलनाडु के पल्लवरम जो मद्रास में है वहीं पर पहला इसका क्या मिला था? हस्तकुठार का पुरातात्विक साक्ष्य मिला था। खोजा कौन था? ये ब्रिटिश अधिकारी थे। इनको रॉबर्ट ब्रूस फूट, इनको क्या कहा जाता है? इनको भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कहा जाता था। यानी इन्होंने सबसे पहले भारत में पाषाण कालीन पुरातात्विक अवशेष खोजा 1863 में। वो क्या था? वो तमिलनाडु के पल्लवरम में था। वो हस्तकुठार जो मतलब आदि मानव क्या करता था? पूरा पाषाण काल का मानव जो हाथों से प्रयोग करने वाला पत्थरों का बना हुआ हस्तकुठार उनका औजार था, उसका खोज किए थे। हम आ जाएंगे अब मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल क्या होता है? मध्य पाषाण काल का मानव भी शिकार करता था, खाद्य संग्राहक था, यानी कि कंद मूल फलों को भी खाता था जंगल में। हाँ, तो इससे संबंधित है, यानी शिकार करता था और खाद्य संग्राहक था। तो पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश, जो भारत का मध्य प्रदेश है उसमें एक आदमगढ़ है। आदमगढ़ से हमें पशु पाले जाने का प्रमाण मिला है, पुरातात्विक साक्ष्य मिला है कि मतलब मध्य पाषाण काल का मानव पशुपालक था, मानी पशु पालता था। और ये किस प्रकार पालता था? वो आदमगढ़ के मध्य प्रदेश से इसका प्रमाण मिला है। फिर राजस्थान के बागौर से पशुपालन का प्रमाण मिला है। मध्य पाषाण काल का मानव जो था वो पशुपालक था, पशुपालता था, इसका प्रमाण मिल चुका है। अब देखिए मध्य पाषाण काल का मानव का अस्थि मिला है, अस्थि निर्मित उपकरण भी मिले हैं। उसे ये कहाँ मिले हैं? ये तो यूपी में मिले हैं। ये उत्तर प्रदेश का देखिए, ये अस्थि उपकरण, अस्थि निर्मित उपकरण सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिले से 15 किलोमीटर दूर एक गोखुर झील है, उसी गोखुर झील के पास ये मिला है। उसी गोखुर झील के पास क्या था? ये मिला हुआ है, गोखुर झील के पास मिला है। यहाँ से कौन कौन सा प्रमाण मिला है? तो यहाँ से देखिए, यहाँ से कंकाल मिले, मुकुट का आभूषण मिला है जो हीरे जड़ित मुकुट से बंद है। यहाँ से ये प्रमाण मिले हैं मध्य पाषाण काल में। तो सरानाहर राय कहाँ है? जो प्रतापगढ़ जिले से 15 किलोमीटर गोखुर झील के पास मिला। इसका खोज किसने किया? केसी ओझा ने किया। इसका खोज सरानाहर राय की जो यहाँ से पुरातात्विक स्थल मिला, इसकी खोज केसी ओझा ने किया। और जो स्थल मिला 1800 वर्ग मीटर में ये फैला हुआ है। इससे क्या क्या चीजें मिला? तो यहाँ से 11 मानव समाधियां मिली हैं। जो प्रतापगढ़ यानी सरानाहर राय से 11 मानव कंकालिया में मतलब 11 मानव समाधियां मिली है। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। ये कैसे मिले? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने यहाँ पर उत्खनन किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के
के द्वारा यहाँ उत्खनन करवाया गया, तो उसमें 11 मानव समाधियाँ, 8 गर्त चूल्हे मिले। इसमें दो दो, जैसे दो पुरुष हो गए, जैसे दो मेल यानी दो पुरुष और दो महिलाएं एक एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। तो इस तरह अगर हम ऐड कर दे तो 11 + 2 यानी ये 15 हो जाएगा। यानी 15 मानव समाधियां ऐसे मिली है। और जो मानव कंकाल मिले वो हष्ट पुष्ट है, मतलब उनके मतलब शारीरिक संरचना को जब हड्डियों के स्ट्रक्चर को जोड़ करके उस पर मतलब डिजिटली मांस चढ़ाने का प्रयास किया गया, तो देखा गया कि मतलब हष्ट पुष्ट मानव थे हैं, और मतलब हष्टे कट्ठे मानव थे। और जब अच्छा ये गर्त चूल्हे हो गए। गर्त चूल्हे का इस्तेमाल जो सौराय नाहर राय में जो प्रमाण मिला है 8 गर्त चूल्हे, उनका इस्तेमाल कहाँ क्या करते होंगे, तो उन चूल्हे के आसपास से जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिला है, यानी जली हुई हड्डियां मिली है। ये जली हुई हड्डियां ये इस बात की ओर संकेत करती हैं कि उस काल का मानव गर्त चूल्हों पर हिरण, जैसे हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर, इस प्रकार की पशुओं को क्या करता था, मतलब इस प्रकार के पशुओं को मार करके वहां पर भून के खाता होगा। इसीलिए इन जंगली जानवरों को, जैसे हिरण, बारहसिंगा, जंगली सुअर, इनका अध जली हड्डियां मिली हैं। इससे प्रमाणित होता है कि मध्य पूरा पाषाण काल का मानव जानवरों को भून के इन गर्त चूल्हों का इस्तेमाल, यानी जानवरों को मार कर भून कर खाने का प्रयोग करते हैं। इसीलिए तो जली हुई हड्डियों का प्रमाण मिला। अब हड्डी ऐसी चीज होती है जो इसमें हड्डी में कार्बन 14 होता है। कार्बन 14 के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि कितनी साल पुरानी है, उसी बेस पर उसको पता किया गया है। यहाँ से खुरचनी भी मिला इसके पास से। तो खुरचनी का इस्तेमाल किया, जैसे मांस जानवरों को भून कर खाने में जो राख लग जाती है उसे साफ करने के लिए खुरचनी का इस्तेमाल करते होंगे। और जैसे गंगा घाटी के किनारे कई भी मृत भांड नहीं मिलेंगे। अब ये क्या, ये तो सराय नहर राय हो गया। अब ये भी क्या है, महोदहा। महोदहा ये भी क्या है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में ही स्थित है। और यहाँ से क्या मिला है, यहाँ देखिए, यहाँ से भी एक 11 से 12 फीट लंबा मानव कंकाल मिला है। 11 से 12, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ बड़ा है। और इस इतिहासकारों ने इस चीज को, कंकाल को खोजा भी है, क्योंकि इस कंकाल को एक ये प्रतापगढ़ का जो है, प्रतापगढ़ का एक गांव है, उस गांव का नाम है बारडी है गांव। बारडी के गांव के कुछ चरवाहे थे, मतलब पशुओं को चराने वाले चरवाहे थे, यहाँ से बड़ी मानव कंकाल, मतलब आज के मानव कंकाल से 4 गुना बड़ा खोपड़ी पाए। उन खोपड़ियों को क्या करें, लाठी पे टांग कर उससे मारने लगे, खेलने लगे। उसके बाद किसी ने उसको उठाकर अपने घर लेकर चला गया। वहाँ के क्या हुए, वहाँ के चौकीदार ने पुलिस को खबर की, तो पुलिस ने आकर उस मानव कंकाल की खोपड़ी को देखा। उसके बाद ये पूछा कि ये खोपड़ी कहाँ से मिली है। उस स्थल पर ले जाया गया, वहाँ पर उत्खनन किया गया, तो वहीं से 11 से 12 फीट लंबा मानव कंकाल मिलता है। सबको सरप्राइज हो जाते हैं, ये तो मध्य पाषाण कालीन जान पड़ता है, क्योंकि उसको कार्बन 14 के अनुसार जब पता लगाया गया तो मालूम चला कि ये तो आज से 10,000 साल पहले का है ये मानव कंकाल, और 10,000 साल पहले का मानव कंकाल है। इस कारण वहाँ से पौराणिक कथाओं से लिंकअप जुड़ जाता है। पौराणिक कथाओं से लिंकअप जुड़ जाता है। कैसे पौराणिक कथाओं से लिंकअप जुड़ता है, इस देख लीजिए, क्योंकि ये जो 11 से 12 फीट लंबा कंकाल था, ये नर कंकाल मिले थे, नर कंकाल मिला था। इससे और सवाल पौराणिक कथाओं से जुड़ उठता है। क्यों, क्योंकि जानते थे कि महाभारत का जो अध्याय, महाभारत का अध्याय 14 से लेकर 24 के संदर्भ में ये कहा गया है कि पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, पांडवों को जब अज्ञातवास हुआ था, तो अज्ञातवास के समय में वो कहाँ थे, वो अज्ञातवास के समय में उनका राजा विराट का महल था। प्रतापगढ़ में ही राजा विराट का महल था। राजा विराट का महल कहाँ पर है, तो ये राजा विराट का महल बारडीहा गांव में स्थित है। राजा विराट का महल, राजा विराट के महल से राजा विराट के महल से ये यहाँ से गुफा निकली है। ये कहाँ तक जाती है गुफा, ये गुफा जाती है, ये देखिए गुफा जाती है महादहा में, ये गुफा खुलती है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पर एक जो यहाँ का राजा विराट का महल होता है, उस राजा के एक सेनापति होता है, उस सेनापति का नाम क्या होता है, कीचक। और जो कीचक होता है, और पांडव इसी महल में रहते हैं। तो पांडव मतलब अपने छद्म भेष में इसी महल में मतलब अपना भेष छिपा करके रहते हैं उसी में। तो ये क्या होता है कि जो इनका सेनापति होता है राजा विराट का,
तो सेनापति जो कीचक होता है तो द्रौपदी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, जिसके कारण भीम को गुस्सा आता है और भीम ने इसका वहीं पर वध कर देते हैं। वध करने के कारण जो कीचक बंधु होते हैं वो इन लोगों को पीछा करने लगते हैं और इन लोगों को पूरे मतलब राजा विराट के महल में ही जलाकर पांचों भाइयों और द्रौपदी को मार देने का प्लान होता है, जिस प्लान को ये पहले ही जान लेते हैं। और इसी गुफा के रास्ते जो होता है, यानी राजा विराट के महल से गुफा निकलती है कहाँ पर, महदहा तक। महदहा में जब मतलब इसी गुफा के रास्ते बच के निकल जाते हैं और भीम यहाँ क्या करते हैं, जितने कीचक बंधु होते हैं इस महल के आसपास सबको उठा उठा कर इसी महल में फेंक देते हैं और आग लगा देते हैं। जब आग लग जाती है तो ये क्या होते हैं, बहुत कीचक बंधु इसमें जल जाते हैं और बहुत सारी इन्हीं गुफाओं का प्रयोग करके ये भागते हुए जाते हैं कहाँ, जहाँ पर ये लोग भाग कर गए रहते हैं महदहा तक। तो महदहा में भीम देखते हैं तो इनको दौड़ा दौड़ा करके मारने लगते हैं। यहीं पर इतिहास में प्रथम मानव हत्या का प्रमाण मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो इनके मस्तिष्क में होता है ना, पत्थर से उठा के मारते हैं तो सर में पत्थर घुस जाता है। यानी जो कंकाल मिला है उस कंकाल में मानव खोपड़ी में पत्थर मिला है। इससे प्रमाणित होता है कि ये किस प्रकार पहली हत्या का प्रयोग किया गया, यानी मानव ने मानव का हत्या का पहला प्रमाण यहीं से मिलता है। कहाँ से, महदहा से। महदहा से अब एक कहा जाता है पौराणिक कथाओं, मतलब वही महाभारत के समय में जब हुआ था, तो महाभारत के समय में भीम ने पत्थर चला के मारा होगा तो उसके सर में वही पत्थर आज भी है जो हमें अवशेष के रूप में प्राप्त हुए। तो ये पौराणिक कथाओं से इस प्रकार ये लिंकअप है। जो कीचक किस प्रकार वध करते हैं विराट के महल से, क्या अज्ञातवास में पांडवों ने रहे। और यहाँ जो ये कंकाल मिला है, जो ये मानव कंकाल मिला 11 फीट, मान लीजिए 11 फीट जो मानव कंकाल मिला है, इसकी हड्डियां जो है ना, आज के जो युवा बच्चे हैं उनकी उनकी जो कलाई होती है, कलाइयों जितनी मोटी तो इनकी अंगुलियां मिली है। इस जो 11 फीट लंबा कंकाल मिला है, इतना लंबा इनकी अंगुलियां मिली है। ये मतलब इस बात को दर्शाता है कि ये पौराणिक कथाओं महाभारत से रिलेट है, यानी महाभारत से रिलेटेड है, क्योंकि 10,000 साल पुराना है। तो इस तरह ये दोनों स्थल यूपी में मिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, नवपाषाण काल। अभी यहाँ देखिए ये तो हो गया, इसको हमने पढ़ लिया। अब नवपाषाण काल के बारे में देखेंगे। नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल का जो पत्थरों का आकार होगा वो नुकीला हो जाएगा। इसमें मतलब पत्थरों का आकार छोटा हो जाएगा, पत्थरों को नुकीला बना करके ये क्या करने लगेंगे, जानवरों का शिकार करेंगे। ये खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, यानी ये खेती करने का यहाँ भी प्रमाण मिल जाएगा। यानी क्या थे, खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का प्रयोग, यानी आग का प्रयोग हो जाएगा। मतलब आग का प्रयोग करना है, जान जाएंगे महत्वपूर्ण उपलब्धि, यानी आग का प्रयोग ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। देखिए पाषाण काल का मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का मानव आग से तो परिचित हो जाएगा, आग का परिचित हो जाएगा, लेकिन आग का यूज करना नहीं जान पाएगा। मतलब आग का कहाँ यूज करेंगे, अगर जंगली जानवर हैं तो इनको कैसे हम जैसे पहले से जंगल में आग लगी है तो उसको खा लेते थे, लेकिन ये नहीं जानते कैसे मतलब इसको भुना जाए। तो इसका सबसे सटीक और जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो आग का प्रयोग करना नवपाषाण काल में मानव जान गया। मतलब आग का प्रयोग करना महत्वपूर्ण है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि आग का प्रयोग करना है। स्थल कहाँ मिले हैं, स्थल और प्राप्त साक्ष्य जैसे लहुरा देव से क्या मिला है, जो भारत में लहुरा देव है उसे चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इससे मालूम पड़ता है कि नवपाषाण काल का मानव मतलब कृषि करना जानता था, यानी कृषि से परिचित थे, पशुपालन करते थे, कृषि से परिचित थे। पहिए का आविष्कार देखेंगे नवपाषाण काल में हुआ, यानी आग का प्रयोग, पहिए का आविष्कार, कृषि से परिचित ये नवपाषाण काल में हो जाते हैं। यानी ये पशुपालन भी करते हैं, कृषि भी करते हैं और आग का प्रयोग करना भी जान जाते हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान में इस समय पड़ेगा, वहाँ से क्या मिला, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिलता है। इससे प्रमाणित होता है कि नवपाषाण काल का मानव मतलब कृषि से परिचित था, वो पहिए का आविष्कार कर लिया था
और आग से परिचित थे। अब ये देखिए ये क्या स्थल और प्राप्त साक्ष्य, बुर्ज होम, जो जम्मू कश्मीर का बुर्ज होम है उससे क्या मिला है, उससे मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल, यानी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी मिला है। यानी ये कहा जाता है कि जो नवपाषाण काल का मानव था, नवपाषाण काल का मानव जैसे मालिक मर जाता था तो उसके साथ ही उसके कुत्ते को दफना दिया जाता था। इसका प्रमाण मिला है भारत के जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से। इसका मानव कंकाल कुत्ते के कंकाल एक साथ मिले जाने से यही कयास लगाए जाते थे कि मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता होगा। और गर्तवास मिले हैं, यानी बुर्ज होम, यानी जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से गर्तवास मिले हैं। गर्तवास का प्रयोग ये क्या करते होंगे, जैसे मान लीजिए रहने के लिए जमीन में गड्ढे खन के उसी में निवास करते होंगे, तो गर्तवास का भी प्रमाण भारत के जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम से मिला है। फिर आता है संगन कल्लू। संगन कल्लू क्या है, कर्नाटका में है। संगन कल्लू क्या है, कर्नाटका में है। यहाँ राख के टीले मिले हैं, यानी क्या राख के टीले, कैसे, राख के टीलों पर पशुओं को बांधने का प्रमाण मिला, यानी पशुओं को क्या यहीं पर आवास होता था। जैसे मान लीजिए पशु हैं, पशुओं को बांधेगा तो जो जो मतलब उनसे क्या मिलेगा, उनसे अंगीठी मतलब बना लिया जाएगा, उसको जलाया जाएगा तो राख उत्पन्न होगी, तो उसी राख के टीलों पर पशु बांधे जाने का प्रमाण मिला है। ऐसे पिक लीहल, जो पिक लीहल है यहाँ से भी क्या मिला है, राख का प्रमाण मिला। वही जो पशुओं को उसी पर बांधा जाता था, राख का प्रमाण मिला यहाँ पर। ये भी कर्नाटका में है। उतनूर, उतनूर भी कर्नाटका में है। उतनूर भी कर्नाटका से, यहाँ भी राखी के टीले मिले हैं। अब ये राखी के टीले क्या है, जैसे मान लीजिए जहाँ पर पशु पालन होगा वहाँ पर उनका जो गोबर होगा उससे क्या बना लेंगे, ये अंगीठी बना लेंगे। गोबरों को सूख जाने पर जलाएंगे तो वहाँ राख उत्पन्न होगी, यानी उसी राख पर ये बांधे जाने का प्रमाण था। इससे मालूम था कि उस काल का मानव ये राखों का मतलब गोबर का यूज करना भी जान गया था, तभी तो राख के टीलों पर पशुओं को बांधा था। यानी ये कर्नाटका में तीनों अवशेष मिले हैं, जैसे संगन कल्लू, पिकलीहल और उतनूर, ये तीनों से राख के टीले का प्रमाण मिला है। और तीनों भारत में है, भारत के कर्नाटका में है। अच्छा, अब ये देखिए ये क्या है, अब पाकिस्तान गुफ कराल, गुफ कराल ये क्या, गुफ कराल, गुफ कराल से कृषि और पशुपालन का प्रमाण मिला है। क्या मिला है, कृषि और पशुपालन का प्रमाण मिला है। यानी उस काल का मानव क्या जानता था, उस काल का मानव नवपाषाण काल का मानव कृषि से परिचित था, पशुपालक से परिचित था, आग का प्रयोग करना पूर्ण रूप से जान गया था। मतलब आग का कहाँ प्रयोग करना है, मांस को भून के पकाकर खाने लगा नवपाषाण काल का मानव, इसमें पहिए का आविष्कार हो जाता है। तो जय हिंद।